नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। दक्षिण भारतीय राज्यों में इस समय एक अलग किस्म की आशंका दिखाई पड़ रही है। उनके अंदर दुविधा दिखाई पड़ रही है। आशंका से घिरे हुए हैं कि कहीं उनके राजनीतिक महत्व को, उनकी राजनीतिक जो मजबूती है उसको और न कम कर दिया जाए, कमज़ोर कर दिया जाए। कैसे है ये आशंका जताई जा रही है नए परिसीमन को लेकर कि परिसीमन जब होगा तो जनसंख्या के आधार पर, अगर मौजूदा जनसंख्या के आधार पर यानी जो 2025 में जनसंख्या होगी, जनगणना होगी, अगर उसके आधार पर परिसीमन होता है तो उनके यहाँ जो लोकसभा में सीटें हैं, प्रतिनिधित्व है, वो काफ़ी कम हो सकता है। हालांकि गृहमंत्री अमित शाह ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि कोई सीट कम नहीं होगी, लेकिन उनका ये आश्वासन जो वहाँ की पार्टियां हैं दक्षिण भारतीय राज्यों की, उनके लिए ये बहुत पर्याप्त नहीं है। अब इस मुद्दे पर लेकिन एक बड़ी राजनीति ये हो रही है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने, उन्होंने सभी दक्षिण भारतीय राज्यों की पार्टियों को, भारतीय जनता पार्टी को भी उन्होंने पत्र लिखा है और सबसे अपील की है कि एक साथ इस मुद्दे पर आकर अपनी आवाज़ को बुलंद किया जाए, इसका विरोध किया जाए अगर ऐसा होता है। इसके लिए उन्होंने एक 5 तारीख को मीटिंग हुई। भारतीय जनता पार्टी और उसकी एक आध सहयोगी तमिलनाडु की पार्टियां तो उसमें नहीं शामिल हुई, लेकिन बहुत सारी पार्टियां शामिल हुईं। और अब एम के स्टालिन ने 22 मार्च को एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाने के लिए एक बैठक बुलाई है। तो इस बैठक में जो 5 मार्च की बैठक रही, उसमें तो तमिलनाडु की अगर बात करें तो जो डीएमके की सबसे विरोधी पार्टी है, सबसे बड़ी विरोधी पार्टी एआईडीएमके, वो शामिल हुई। दूसरी पार्टियां भी शामिल हुई, कांग्रेस पार्टी शामिल हुई और वामपंथी पार्टियां शामिल हुई। अब उन्होंने जो पत्र लिखा है और 22 मार्च को बैठक बुलाई है, वो पत्र लिखा है उड़ीसा के मुख्यमंत्री को भी, उड़ीसा की भी जो दूसरी पार्टियां हैं, और पार्टियां तो ही हैं उड़ीसा में, तो चूंकि सत्तारूढ़ पार्टी वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ही है। इसके अलावा उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एम चंद्रबाबू नायडू ये भारतीय जनता पार्टी के ही साथ है इस समय, यानी एनडीए गठबंधन में है। इसके अलावा केरल के मुख्यमंत्री को, कर्नाटक के मुख्यमंत्री को, तो सभी इन जो दक्षिण भारतीय राज्य है उनको पत्र लिखा हुआ है। अब इस मुद्दे पर अगर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल, खास तौर पर अगर चंद्रबाबू नायडू भी इस मुद्दे पर अगर नाराज हो जाते हैं या वो भी उसी तरह से आशंकित हो जाते हैं, और जाहिर सी बात है कि ये आशंका इतने हल्के में नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा कारण है, और तमाम केंद्र सरकार की नीतियां और दक्षिण भारत में उनकी कमजोरी, इतनी कोशिशों के बावजूद, तो ये और भी ज़्यादा आशंका पैदा कर रही है कि उत्तर भारत में सीटों की संख्या अगर बढ़ जाएगी तो दक्षिण भारत पर उनकी निर्भरता ही पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ये आशंका उनको दिखाई पड़ रही है कि बीजेपी इस कोशिश में लगी हुई है। सहयोगी दलों को भी लग रहा है कि अभी तो भारतीय जनता पार्टी को सहयोगी दलों की ज़रूरत पड़ रही है। कहीं उत्तर भारत में अगर जहां वो सबसे ज़्यादा मजबूत है, अगर वहीं उन्होंने लोकसभा की सीटें ही बढ़ा दी तो फिर किसी की निर्भरता भी नहीं रह जाएगी। तो ये आशंकाएं जो इन सहयोगी दलों को भी है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों को आशंकित किए हुए हैं कि वो ऐसा करने जा रही है। और उन दक्षिण भारतीय राज्यों की केवल ऐसा नहीं कि सत्तारूढ़ पार्टियों को बुलाया है एम के स्टालिन ने, जो दूसरी पार्टियां भी हैं, सभी पार्टियां, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है, सबको बुलाया है। तो 22 मार्च को एक इस मुद्दे पर एक बड़ी बैठक होने वाली है। अब परिसीमन का खेल क्या है? दरअसल हर एक दशक के बाद जनगणना होने का प्रावधान है, लेकिन मौजूदा समय में जो, और उसके बाद फिर परिसीमन होता है, क्योंकि जनगणना के बाद जनसंख्या बढ़ेगी, बढ़ने पर उसी के आधार पर तय होगा कि लोकसभा का सीमांकन क्या होना चाहिए, और ज़रूरत पड़ने पर लोकसभा की सीटों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। लेकिन है क्या कि 1971 की जनगणना के आधार पर जो 543 सीटों लोकसभा की गई, वो अब तक बनी हुई हैं। 2001 में जनसंख्या के आधार पर परिसीमन हुआ 2002 में, और तब ये हो रहा था कि सीटें बढ़ेंगी, लेकिन उस समय भी दक्षिण भारत के राज्यों की आशंकाएं थी। तो उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि नहीं, ठीक है,
अभी जो सीटें हैं वो 1971 की जनगणना के आधार पर ही रहेंगी, बढ़ेंगी नहीं। और इस व्यवस्था को उन्होंने 2026 तक के लिए टाल दिया था। अब क्या है कि अब एक बार फिर जनगणना होगी और दक्षिण भारत के राज्यों की यही मांग है कि वो 1971 की जो जनगणना है उसी के आधार पर सीटों की संख्या वो तय करें। लेकिन अब की बार ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वो नहीं चाहती है। भारतीय जनता पार्टी उसके लिए नए सिरे से जो जनगणना होगी उसके आधार पर वो परिसीमन करेगी। जो संसद भवन का नया परिसर बना है उसमें सीटें भी बढ़ाई गई हैं, तो उसमें भी ये लग रहा है कि यहाँ पर पहले से ही ये व्यवस्था की गई है कि अब लोकसभा में सीटें इतनी ज़्यादा बढ़ा दी जाएंगी। तो ये सीटें अगर बढ़ाई जाती हैं, कहने का मतलब तो निश्चित तौर पर जनसंख्या के आधार पर 71 की जो जनगणना थी उसमें कुछ इस तरह से तय किया गया था कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक लोकसभा सीट हो, तो उसका एक बना। अब जनसंख्या तो काफ़ी बढ़ गई है लेकिन लोकसभा की सीटें वही है। तो अगर अब परिसीमन होता है, जनसंख्या के आधार पर लोकसभा की सीटें तय होती हैं, तो निश्चित तौर पर जिन राज्यों में जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ सीटें ज़्यादा आएंगी और यही डर समाया हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा तो ज़रूर है कि तमिलनाडु की एक भी सीट कम नहीं होगी, लेकिन वहाँ की सीट हो सकता है उनकी ये बात सही भी हो, लेकिन वहाँ की सीट कम नहीं होगी पर दूसरे राज्यों की सीट अगर ज़्यादा हो जाएगी तो क्या करेंगे, और होगी ही अगर नई जनगणना के आधार पर परिसीमन किया जाएगा। मसलन जो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की, जहाँ से सबसे ज़्यादा सांसद आते हैं, उसकी संख्या 80 से बढ़कर वो 118-120 तक हो सकती है। बिहार की 40 से बढ़कर 70 तक हो सकती है। इसी तरह से जो दूसरे उत्तर भारतीय राज्य है, चूँकि वहाँ जनसंख्या की वृद्धि तेज़ हुई है इन कंपैरिजन टू साउथ इंडियन स्टेट्स। दक्षिण भारत के राज्यों की तुलना अगर की जाए तो उस तुलना में वहाँ काफ़ी कम है। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और दक्षिण भारतीय राज्यों की पार्टियों का यही कहना है कि अगर हमने जनसंख्या नियंत्रण कानून को बहुत ईमानदारी से लागू किया और हमने अपनी बौद्धिकता का प्रदर्शन किया, हम एक श्रेष्ठ नागरिक की तरह से, यानी हमने अगर एक विकास की ओर बढ़ने के लिए जनसंख्या कम रखा जाए इसका पालन किया, तो क्या ये हमारी गलती है कि हम राजनीतिक रूप से कमज़ोर हो जाए? तो ये बड़ी आशंका है और इसको लेकर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि दक्षिण भारत के दूसरे राज्यों की वो पार्टियां भी इसमें साथ जाती दिखाई पड़ रही हैं MK स्टालिन के, जो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रही हैं। और अगर इस मुद्दे पर उन पार्टियों को भी ये लग जाता है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी इसमें कुछ खेल करना चाह रही है, तो ये केंद्र सरकार के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि केंद्र सरकार से उनका समर्थन वापस हो सकता है। और आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है जो इस समय समर्थन कर रही है भारतीय जनता पार्टी का। तो अब देखना है कि 22 मार्च को क्या होता है इस बैठक में जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनती है। और इधर गृह मंत्री अमित शाह लगातार तमिलनाडु के दौरे पर हैं वहाँ, और एक अपनी राजनीतिक पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। त्रिभाषा फॉर्मूला को लेकर दक्षिण भारतीय राज्यों में एक उबाल देखने को ही मिल रहा है। तो अब ये मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है और दक्षिण भारत के राज्यों की आशंका जो है उसको केंद्र सरकार कैसे निपटाती है, कैसे उन आशंकाओं को खारिज करती है, ये देखने वाली बात है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा और मुद्दा ये इतना बड़ा है कि ये केंद्र सरकार को संकट में भी डाल सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।